हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे इस चैनल के माध्यम से अभी फिलहाल में जो है हिस्ट्री 10th क्लास की जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है उसका जो है 5 जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है वो अभी करा दिए गए हैं। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं छठे क्वेश्चन से देखेंगे कि बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें। ठीक है, इससे पहले की क्लास हो चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल पर चले, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपकी जानकारी के बता दें कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो इसमें है टोटल 25 है। ठीक है, तो हो सकता है कि 3-4 वीडियो में ये खत्म कर दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ज्यादा बच्चा नहीं आ पाते हैं वीडियो देखने, इसी के कारण जो छोटा छोटा वीडियो अपलोड करना पड़ता है हमें। और जिस दिन ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे हमारे साथ उस दिन से है जो एक घंटे का हो सके तो आधा घंटे का भी क्लास कराया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा को। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा। बाकी आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं कि बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें। इसका आंसर क्या होगा कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ थे। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया। वे रूस और फ्रांस के राजदूत भी रहे हैं। ठीक है, बिस्मार्क जो रूस और फ्रांस के राजदूत भी रहे थे। और 1862 में वह प्रूसिया का चांसलर बना था। 1862 में जो है बिस्मार्क क्या बना था, तो प्रूसिया का चांसलर बना था। देखिए, आप सब्जेक्टिव को पढ़ लेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव करने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता था, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर आपसे पूछेगा कि बिस्मार्क मतलब कितने ईस्वी में जो है वो प्रूसिया का चांसलर बना था, ऑप्शन में आपको 1861, 62, 63, 64 दे देगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 1862 में ही वो प्रूसिया का चांसलर बना था। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सर्वप्रथम बिस्मार्क ने प्रूसिया की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की, मतलब मजबूत की। तत्पश्चात उसने डेनमार्क यानी 1864 ईस्वी में डेनमार्क, ऑस्ट्रिया 1866 में सेडोवा का युद्ध तथा फ्रांस 1870 में सिरान का युद्ध को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया था उन्होंने। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग देखने वाले हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, जो आपका यहाँ पे दिख रहा होगा कि रक्त एवं लौह की नीति क्या है। रक्त एवं लौह की नीति क्या है, इसका आंसर जो होगा वो क्या है कि रक्त एवं लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। मतलब रक्त एवं लौह की नीति कौन अपनाया था, तो बिस्मार्क ने प्रतिपादन किया था इसका। और इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था। ठीक है, इसी के साथ जो 8 नंबर क्वेश्चन देखें, मेटरनिक कौन था, यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है, मतलब उसकी चर्चा क्यों है यूरोपीय इतिहास में। इसका जो आंसर होगा मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। आप लोग याद कीजिए, हम करा देते हैं आपको कि मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ठीक है, वो घोर प्रतिक्रियावादी क्रांति संदेशों का कट्टर विरोधी और पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थन था। ठीक है, उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, और इसी के साथ जो है कि वो अपनी इसी व्यवस्था के कारण पूरे यूरोप इतिहास में विख्यात है। अब लास्ट में हम लोग देखेंगे कि मेटरनिक युग के बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं। पहले तो देखिए मेटरनिक कौन था, अब देखेंगे कि मेटरनिक युग क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या इसका आंसर जो है, मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। ठीक है, मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्र एवं गणतंत्र का विरोधी था। 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिक युग की समाप्ति हो गई थी। 1848 के जो क्रांति हुआ था उसी के द्वारा मेटरनिक युग की जो क्रांति का है वो क्या हुआ था, खत्म कर दिया गया था। इसी के साथ हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी। इसका वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पे है कि जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने की थी। ठीक है, हो गया। और उसी के साथ जो अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जर्मनी का राजनीतिक
एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण कैसा हुआ, ठीक है। 1815 से 1848 के मध्य जर्मनी में औद्योगिकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। इसी के साथ कोयला और खनिज उद्योग का विकास हुआ था। रेल लाइनें का प्रचार हुआ। 1834 में प्रसा की पहल पर जर्मेराइन शुल्क संघ की स्थापना हुई। इस प्रकार जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, मतलब क्या क्या चीजें जो जर्मनी के एकीकरण में रुकावट का काम किया था। इसका आंसर जो होगा जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। पहला क्या था, तो पहला था लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे जिसको एक जगह करने में बहुत काफी परेशानियां हुई थी। और दूसरा है कि इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं, मतलब सभी अलग अलग प्रकार के सोच मान रखने वाले लोग रहते थे। तीसरा है कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, मतलब राष्ट्र के प्रति बहुत भावना जो है ना वो बहुत कम लगाव था लोगों का। इसी के साथ जो ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इटली के एकीकरण में काउर की भूमिका का उल्लेख करे अथवा काउर का संक्षिप्त परिचय दे। मतलब यहाँ पे दो प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि इटली के एकीकरण में काउर की भूमिका का उल्लेख करे अथवा काउर का संक्षिप्त परिचय दे। इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे, उत्तर लिखने के लिए आपको क्या करना है, काउर को इटली के एकीकरण का राजनीतिक कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख के रुक जाना है। फिर लिखना है कि फुल स्टॉप के 1850 में वो सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुएल का मंत्री एवं 1852 में प्रधानमंत्री बना था, ठीक है। इसी के साथ उसने सैनिक और आर्थिक सुधारों द्वारा सार्डिनिया की स्थिति समृद्धि की, मतलब अच्छी तरह से अच्छा किया। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया। यहाँ फिर रुक जाना, आपको फुल स्टॉप करना। उसको लिखना है कि 1859 में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर काउर ने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को लिख देना है। और क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। अगर आप लोगों को नोट्स की भी जरूरत पड़ती है तो आप ऐसे बता सकते हैं हमें, और हो सके तो आप ये स्क्रीन रोक कर भी आप वीडियो रोक कर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आप लोगों को याद कर लेना, इससे ज्यादा आपको एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाएगा कोई खास, बस ये जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको बस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, गैरिबाल्डी कौन था, इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी अथवा गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। पहले तो यह देखिए हम क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये गैरिबाल्डी कौन था। पहले उस व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी, मतलब क्या योगदान था, और बाद में पूछा गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, ठीक है। अब इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरिबाल्डी की तलवार से पूरा हुआ, ठीक है। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन और भी बन सकता है इससे कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए लघु उत्तरीय में कि लाल कुर्ती किसे कहते हैं, ठीक है, लाल कुर्ती की व्याख्या करें, लाल कुर्ती का संक्षिप्त वर्णन करें। इस प्रकार की कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लिख सकते हैं कि इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण जो है ना गैरिबाल्डी के तलवार से पूरा हुआ था और वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए, हो गया। और लिख सकते हैं इनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था परंतु काबूल ने इसकी अनुमति नहीं दी थी, ठीक है। और इसी के साथ जो लास्ट नंबर क्वेश्चन आज का हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था। यहाँ पे आपको याद रखना है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि डायरेक्ट ही उत्तर आप लिख सकते हैं कि चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था, और चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि चार्टिस्ट आंदोलन यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले इंग्लैंड देश में हुआ था, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को
को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितने भी वो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपके पास पहुंच सके बिना किसी रुकावट के। बाकी आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, काफी ज्यादा मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं। अब जो है टोटल इसमें 10 क्वेश्चन बच गए हैं, जो हमें लगता है एक ही क्लास में समाप्त कर दिए जाएंगे। बाकी आप लोग क्या सपोर्ट बनाए रखिएगा, तो आपके लिए बहुत से कंटेंट है जो आपको आगे चल के बहुत फायदा करने वाला है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।